Greetings, everyone. We are going to start with a new chapter today. The chapter title is Human Health and Disease. So, it's an interesting chapter just because it will involve many common diseases that you're aware of, just say malaria, dengue, or there are some others as well which are curious for you, but you may or may not have heard about it. So, पूरा के पूरे chapter में basically ये पढ़ेंगे कि what is human health, what are the different diseases, what are the different common diseases which occurs for humans, and how do we deal with it, and how does the body reacts. Okay, so first of all, let's begin with the chapter, and let's just first understand what is health. So say I'm right now teaching you guys. So I am in a condition in which I am not at all disturbed physically. Physical मुझे कोई चोट नहीं लगी हुई है, मुझे कोई बीमारी नहीं है right now. बट आई माइट बी मेंटली अपसेट रिगार्डिंग समथिंग. कुछ भी हो सकता है जो मेरे को मेंटली परेशानी हो किसी चीज के रिगार्डिंग. आई माइट बी अपसेट, मैं एंग्शियस हो सकती हूँ किसी चीज को लेकर. सो इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल बॉडी. आपकी बॉडी फिजिकली कैसा फील कर रही है, दैट्स अ पार्ट ऑफ हेल्थ. दैट इज नॉट जस्ट हेल्थ. हेल्थ सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती कि आपकी बॉडी इस टाइम पे कैसा फील कर रही है, लेकिन हेल्थ इस चीज पे जरूर कवर करती है दैट आप कैसा इस समय पे लाइक आपकी ओवरऑल पूरी की पूरी वेलबींग कैसी है. इट डजंट जस्ट finishes off at physical part. So looking at the definition and looking at a state and going to explain it further, that health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of a disease. बॉडी में सिर्फ डिजीज का ना होना इज नॉट कॉल्ड कि आपकी हेल्थ वेलबींग, आपकी हेल्थ आपकी वेलबींग बहुत अच्छी है. सिर्फ इससे पता नहीं चलता. पता चलता है आपकी बॉडी के डिफरेंट एस्पेक्ट से. अगर आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अच्छा महसूस कर रहे हैं, then you're human, then you're healthy. Then you're healthy according to, this is a definition which is given by the World Health Organization, WHO. So फिजिकली आप में कोई डिजीज नहीं है, मेंटली द माइंड इज कंप्लीटली स्टेबल, आप कोई एंग्शियस नहीं है, आप किसी चीज को लेकर ओवरऑल एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड नहीं है. सो दैट्स द मेंटल हेल्थ. एंड देन सोशल वेलबींग. आप कुछ लोगों के सोशल इंटरेक्शन से लाइक पीपल आर वेरी मच डिस्टर्ब. कुछ लोगों को बिल्कुल भी सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं होते. दे वांट टू जस्ट अवॉइड इट, दे वांट टू एस्केप फ्रॉम इट. वो ऐसी जगहों पे जाके एंग्शियस हो जाते हैं. सो देयर हैव बीन मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द सोशल इंटरेक्शंस. People need to get rid of it. This is also a problem that needs to be solved. कोई टैबू नहीं बनाना है, कोई मिथ नहीं क्रिएट करना है कि ये बहुत बड़ी चीज है. आज के टाइम पे द बेस्ट पार्ट इज कि पहले के मुकाबले आज के टाइम पे मेंटल प्रॉब्लम्स, थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द डिप्रेशन, थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद एंजाइटी, इन चीजों को कंपेरेटिवली नॉर्मल लिया जाता है. सो बेस्ट पार्ट इज आप आज के टाइम पे ज्यादा इजीली ये चीजें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग. जैसे से यू आर सफरिंग विद फीवर, आपका फ्रेंड का फोन आता है एंड देन वो सडनली आपसे पूछते हैं दैट हाउ आर यू. सो यू कैन नॉर्मली मेंशन राइट कि मुझे बुखार है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा. सो बुखार है तो टेम्परेचर हाई हो रखा है, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, आप सिम्टम्स बताएंगे अपने बहुत सारे. सिमिलरली अगर बॉडी मेंटली अच्छा फील नहीं कर रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू आर नॉट, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, अभी फिलहाल कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा है, उस चीज से भी परेशानी हो रही है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट फीलिंग मेंटली वेरी वेल. आपको अपने माइंड से परेशानी हो रही है, आपका माइंड काम तो कर रहा है बट आप थके हुए हो. यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड दैट आर इंपॉर्टेंट और माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट एज वेल, बट यू आर नॉट मेंटली वेल. सो जितनी आसानी से आपने अपने दोस्त को ये बता दिया दैट यू आर नॉट फिजिकली वेल, आपको फीवर हो रखा है, उतनी ही आसानी से आप अपने दोस्त को ये भी बता सकते हो दैट आई एम नॉट फीलिंग मेंटली वेल एज वेल. आज मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, मेरे को इच्छा नहीं हो रही कुछ भी करने की, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी लो ऑन एनर्जी. तो दोनों चीजों को जब हम इक्वली ट्रीट करने लगेंगे ना, देन इस चीज का सोशल टैबू भी खत्म होगा एंड वी विल बी एबल टू लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन बोथ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, द हेल्थ फिजिकल वन and the health mental one, because both of the problems are associated. uh, Again, this is a very big topic and I can go on for hours on this as well, but just to like I'll try to summarize it up and I'll try to finish it up here as well, here itself, that most, or I'll definitely quote it like this, that most of the problems are mental in nature.
बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेंटली ही जनरेट होती हैं, उनकी जो रूट कॉज है वो मेंटली ही स्टार्ट होती है, जिसकी बाद आपको बहुत सारी फिजिकल इश्यूज हो जाते हैं, राइट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, से फॉर अ स्ट्रेस, आपको बहुत ज्यादा किसी चीज के रिगार्डिंग स्ट्रेस है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कोई भी परेशानी है, जिस रीजन कुछ भी हो सकता है, सो डोंट वरी कि मेरा रीजन छोटा है, मेरा रीजन बड़ा है, दैट डजंट मैटर। रीजन कुछ भी हो सकता है और परेशानी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। से एक स्ट्रेस हुआ, आपको स्ट्रेस की वजह से यू जस्ट स्ट्रेस की परेशानी की वजह से यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर डाइट, आप अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, उसकी वजह से फाइनली आपको एक फिजिकल एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा, यू विल फील लो ऑन एनर्जी, आप लेथार्जिक महसूस करेंगे, आपकी डाइट कम अच्छी हो रही है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ खराब होने लगेगी। सो एवरीथिंग, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द मेंटल प्रॉब्लम्स कॉल्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस बॉडी में खत्म हो जाएगा, फिजिकल इश्यूज भी मिनिमम होने शुरू हो जाएंगे। सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। जैसे फीवर होना इज नॉट वेरी मच बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल फैक्टर एंट्री करता है, देन बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करती है, एंड व्हाइल इट इज फाइटिंग, बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, दैट्स व्हाई फीवर कम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। बट दैट्स ओके, बार बार फीवर इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम, इट हैज टू बी डेल्ट विद अगर वो बहुत कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है। Otherwise, fever is just a response of the body towards the external agents. Similarly, बाकी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको उसी तरीके से डील करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम सुपरफिशियली डील हो सकती है फिजिकल में, बट इफ यू आर मेंटली हेल्दी, अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली डील कर जाएंगे। सो दैट्स व्हाई human health is defined as a holistic combination of physical, mental and social well-being. प्लीज बी वेरी 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 क्लियर अबाउट इट। सिर्फ फिजिकल हेल्थ या सिर्फ डिजीज का ना होना इज नॉट कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ इज ऑल द एस्पेक्ट्स। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव फर्दर। हेल्थ अफेक्ट कब होती है? सो देर आर मेनी रीजंस वैसे, बट वी आर जस्ट कैटेगराइजिंग इनटू फ्यू थिंग्स। एज वी कैन रीड हियर दैट देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपका हाथ ही नहीं है। लाइक से एक बच्चा है जो पैदा होने के बाद से ही, मतलब पैदा होने के बाद से उसे एक परेशानी थी। जैसे एक एग्जांपल में मैं बताती हूँ, देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम, राइट। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। इसमें बच्चे को लाइक बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स। ऐसे बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो पेरेंट्स के थ्रू पास हो जाते हैं। जैसे देयर इज डाउन सिंड्रोम के अलावा देयर इज डिसलेक्सिया, या दिस इज कॉल्ड एज पढ़ने लिखने की परेशानी। यू कैन इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है, यू मस्ट हैव सीन तारे जमीन पर, राइट। उसमें ईशान अवस्थी को पढ़ने लिखने में परेशानी होती थी और सबको लगता था कि वो पढ़ना लिखना चाहता ही नहीं है। सो दे वर टेकिंग इट कि वो केयरलेसनेस कर रहा है, बट उसे परेशानी थी कॉल्ड एज डिसलेक्सिया। सो कई बार आपको कुछ परेशानियां आपके जन्म से ही होती हैं, और वो मतलब डायरेक्टली पेरेंट्स की कुछ, मतलब पेरेंट्स से आ सकती हैं, और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं उसके लिए। लेकिन ये ऐसी परेशानियां जो जेनेटिकली आपने इनहेरिट करी है, ठीक है। सो ऐसी परेशानियों का आप पे, मतलब आपका इस पे बहुत ज्यादा होल्ड तो नहीं है, लेकिन सच डिसऑर्डर्स कैन नॉट बी मे बी कंप्लीटली क्योर्ड, बट दे कैन बी लाइक regulated up to a certain level and you can actually overcome these as well. So ऐसी कोई परेशानी हुई है तब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। देन नेक्स्ट, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस। बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, एल्गी एंड देन प्रोटोजोअन्स, पैरासाइट्स, देयर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैम्परिंग योर बॉडी फंक्शंस। आप उनके कांटेक्ट में आते हैं, देन वो एक एक्टिव बाहर का एजेंट होता है, फॉरेन एजेंट है, वो आपकी बॉडी में एंट्री करता है, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी इन विच योर हेल्थ इज अफेक्टेड। And then is your the next reason is lifestyle. So हम कैसा खाना खा रहे हैं, हम कैसा पानी पी रहे हैं, इस सबसे बहुत फर्क पड़ता है। दैट वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, सो इस सबसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि if you are eating healthy food you'll be healthy, if you are eating contaminated food you'll not be healthy, you'll suffer with something. if you are taking your proper diet you'll be healthy, अगर उसमें कोई कमी कर रहे हैं then उससे भी आपकी हेल्थ खराब होती है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमने पार्ट्स पढ़ लिए कि हेल्थ को अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब डिजीज किसको कहते हैं? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स जस्ट मेक अ रफ डायग्राम फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो जैसे मान लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं,
अब हम कौन कौन से ऑर्गन्स रिकॉल कर सकते हैं, उनमें से सबके नाम लेके देखते हैं। लंग्स है, हार्ट, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, देन यूट्रस, देन यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, सो बहुत ब्रेन, सो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं विच आर मेकिंग अ ह्यूमन बॉडी प्रॉपरली फंक्शन, राइट। इन सबका अपना अपना काम है, सब कुछ किसी किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट वेन देर इज अ कंडीशन, जब इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करता है, किसी वजह से इफेक्ट मतलब अफेक्ट होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ साइन या सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, देयर आर चांसेस कि हार्ट अटैक आ जाए, देयर आर चांसेस कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। उसके अलावा भी हार्ट से एसोसिएटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सो व्हेन योर हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, देन उसके अंदर एक डिजीज क्रिएट हो रही है, जिसका बहुत मतलब जिसके डेफिनेटली टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सो ऐसी कंडीशन में व्हेन योर बॉडी वन ऑर्गन और अदर एनी ऑर्गन वन और मल्टीपल आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एंड इट्स एडवर्सली अफेक्टेड एंड विच इज कैरेक्टराइज विद द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स। अलग अलग साइन और सिम्टम्स के बेसिस पे आप जान पा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन इट इज कॉल्ड कि आपको कोई डिजीज है। उस कंडीशन में इट्स कॉल्ड अ डिजीज। सिमिलरली ये डिजीज सिर्फ हार्ट से नहीं एसोसिएटेड है। अगर आपका माइंड भी अच्छे फंक्शन नहीं कर पा रहा है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कि आपको कोई परेशानी हो रही है, और माइंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तो देन इट कैन ऑल्सो सफर विद द डिजीज। कोई टैबू नहीं है, कोई भी ऑर्गन परेशान हो सकता है। एंड डिजीज मेजरली दो तरीके से डिवाइड कर दी जाती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। सो ऐसी डिजीज जो एक ऑर्गेनिज्म से मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो सकती है, देन इट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस। और अगर वो ट्रांसफर नहीं होती है, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस। अभी इस चीज को अभी आपके सामने, आप खुद ही अपने आप एग्जाम्पल खुद सोच लोगे। सो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी हैं? जो एक से दूसरे तक ट्रांसफर हो जाती हैं, ओके। और नॉन इन्फेक्शियस जो एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती। एग्जाम्पल, इन्फेक्शियस में आएगा कॉमन कोल्ड। मुझे सर्दी है और मेरी ही सर्दी से इफेक्टेड जो ड्रॉपलेट है, मान लीजिए मैंने कोई कपड़ा यूज करा, उस पर मेरे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स पड़ गए, एंड देन वो कपड़ा आप में से किसी ने यूज कर लिया, सो एट द सेम टाइम हम दोनों ने इन्फेक्शियस डिजीज शेयर हो जाएगी। तो ऐसे केस में कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें इन्फेक्शियस डिजीजेस पास हो गई। नॉन इन्फेक्शियस, कैंसर। अगर मुझे कैंसर है तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे कांटेक्ट में आए, मेरे साथ खाना पीना खाएं, उसकी वजह से कैंसर आपको हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दैट्स कॉल्ड कि कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप एक दूसरे से समझ सकते हैं, जो आप एकदम एक दूसरे के मतलब, ठीक है, आई कैन जस्ट आस्क यू टू प्लीज डू इट एज अ होमवर्क और समथिंग। मैं कुछ डिजीजेस के नाम लिख रही हूँ, और उन डिजीज में आप ये चेक करिएगा कि वो इन्फेक्शियस हैं कि नॉन इन्फेक्शियस हैं, क्या वो एक दूसरे से पास ऑन हो सकती हैं या वो ना पास ऑन नहीं हो सकती। सो फर्स्ट आई विल कॉल एड्स। एड्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या ये दूसरे को हो सकती है मेरे से? देन देर इज जॉन्डिस, क्या मेरी वजह से किसी और को जॉन्डिस हो सकता है? देन एक जेनेटिक डिसऑर्डर लिख रही हूँ, वो चेक करके बताइएगा। जो ऊपर लिखा था वही है, डाउन सिंड्रोम। इसी तरीके से एक और डिसऑर्डर है कॉल्ड एज ऑटिज्म। सो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोग चेक करिएगा ये अपने लिए। एंड कोई इंटरेस्टिंग क्यूरियस मतलब कोई थोड़ा एंथुजियास्टिक होगा तो वो चेक कर लेगा ऑब्वियसली, कि एड्स, जॉन्डिस, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, ये चार डिजीजेस बताई। अब मुझे इसमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन सी इन्फेक्शियस है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस वो जो आगे पास ऑन हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस जो एक दूसरे से पास ऑन नहीं होती। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंट डिजीजेस। अगले सेक्शन में, जस्ट फॉर यू टू लाइक अंडरस्टैंड इट बेटर, मैंने छोटी सी एक टेबल बना ली है, बट वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट वीडियोस एज वेल, उसकी वजह से हम उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। सो कुछ कॉमन डिजीज का पार्ट, कॉमन डिजीज के बारे में सीखेंगे, कैसे होती हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, एंड कौन सा ऑर्गन, कौन सी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है। सबसे पहले वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म पैथोजेंस। सो पैथोजन क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से आपके अंदर वो बीमारी आई है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैथोजन। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पैथोजन। एक पैथोजन कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, डिफरेंट मेंबर्स हैं अलग अलग एनिमल फैमिलीज में, उसमें से कोई भी एक बीमारी कर सकता है आपको। तो जो ऑर्गेनिज्म बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स कॉल्ड एज अ पैथोजन। मोस्ट पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स क्या होते हैं?
I think that's a very fair is like fair question. Parasites are those which live on a host and then survive by living on them. जैसे पैरासाइट का एक एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल हमारी बॉडी से ही रिलेटेड, जू बॉडी में, सर में, बालों में लाइस हो जाती है, राइट? दैट लाइस इज रिस्पॉन्सिबल एंड इट फीड्स ऑन योर ब्लड, वो आपके ब्लड पे सर्वाइव करती है, सो वो आपके ऊपर सर्वाइव कर रही है, उसी की वजह से उसकी ग्रोथ होती है. सो दैट्स व्हाई द लाइस प्रेजेंट इन द हेयर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, इट्स नॉट कंपल्सरी, सबके केस में नहीं होगा, बट जब वो पैरासाइट आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है तो उस समय पे आपके ब्लड पे वो फीड करती है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ पैरासाइट. सो मोस्ट पैरासाइट्स आर कॉल्ड एज, मोस्ट क्या, लाइक मेजर सारे ही पैरासाइट्स को पैथोजेंस कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो एक होस्ट की बॉडी को परेशान करते हैं, हार्म करते हैं बाय लिविंग ऑन देम. ऑब्वियसली, राइट? अब जैसे लाइस है, लाइस आपकी बॉडी पे लिव कर रही है, उसकी वजह से वो आपका ब्लड सक करती है, जिसकी वजह से this is not good for you, right? This is harmful for your body. So that's why all pathogens or most parasites are also can be defined as pathogens. पैथोजन जो है अलग अलग चीजों के आपकी बॉडी में डिजीज करने के लिए अलग अलग तरीके से एंट्री कर सकते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल कैसे? जो आपकी सरफेस पे, आपके अपीयरेंस पे ही दिख जाएगा कि क्या परेशानी आई. जैसे एक फंगल वर्म होता है, जैसे रिंग वर्म होता है, ठीक है, दैट्स अ वर्म. वो जहां हो जाता है वहां पे रैशेस से हो जाते हैं, राइट? खुरदरा खुरदरा सा सरफेस हो जाएगा, अपीयरेंस रफ हो जाएगी, रैशेस से हो जाते हैं, एंड इचिंग रहती है मेजरली उस एरिया में. सो वो सुपरफिशियली आपको दिखता है सरफेस पे. सो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर मॉर्फोलॉजिकल. देन देयर इज फंक्शनल डैमेज. एक पर्टिकुलर किसी ने सुना होगा, बहुत इजी एग्जांपल दे रही हूँ, किसी ने सुना होगा इस चीज को लेकर कि गोभी के अंदर एक कीड़ा निकलता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ब्रेन डैमेज. ब्रेन खराब कर देता है, वो ब्रेन को इन्फेक्ट करता है डायरेक्टली. सो ये हो गया फंक्शनल डैमेज. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली एक ऑर्गन को इन्फेक्ट करने पहुंचता है डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली वो उस ऑर्गन सिस्टम को ही फेल कर देता है. एंड ऐसे आपने मल्टीपल एग्जांपल सुने होंगे. बहुत ज्यादा टाइम पे ऐसा बीच में फेमस हुआ था कि सारी सब्जियों को धो के अच्छे से काट के छोटा छोटा चेक करने के बाद फाइनली खाए. उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ, अगेन उसकी भी हिस्ट्री पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है. जैसे एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चर करने में, सो पेस्टिसाइड्स की वजह से एक्सेसिव वर्म्स, जो मतलब वो पेस्टिसाइड्स की जो कैपेसिटी है काम करने की, वो भी ओवर द टाइम डिक्रीज हो रही है. ऑर्गेनिज्म और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब सब्जियों को इन्फेक्ट कर देते हैं, एंड देन फाइनली वो हमारे तक भी पहुंच जाते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर ईटिंग दोज वेजिटेबल्स. सो इस तरीके से फंक्शनल डैमेज और मॉर्फोलॉजिकल डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पैथोजेंस. एक और बड़ी बात, जो भी पैथोजन आपकी बॉडी को जिस भी डिजीज के लिए इन्फेक्ट करेगा, उस पर्टिकुलर पैथोजन को उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. जैसे अगर कोई पर्टिकुलर पैथोजन आपकी इंटेस्टाइन, आपकी गट, आपके स्टमक में एंट्री मारता है, तो दैट पर्टिकुलर पैथोजन हैज टू सर्वाइव एट अ लो पीएच एंड डिफरेंट. जैसे अब आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में स्टमक है, स्टमक के ऑर्गन के अंदर पीएच बहुत लो होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन होता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलती हैं, जिसकी वजह से फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, उसमें से मतलब का सामान एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड देन रेस्ट एक्सक्रीट कर दिया जाता है. सो इन सारी एंजाइम्स की प्रेजेंस में सर्वाइव करना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म को, उस पीएच में सर्वाइव करना पड़ेगा. सो ओवरऑल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म एज अ पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री करेगा या कहीं भी एंट्री करेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की कैपेसिटी होने कंपलसरी है, उससे पहले वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो यहाँ पे जो ओवरऑल हमने सीखा वो ये कि जो एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है, दैट्स कॉल्ड एज अ पैथोजन. एक पैथोजन कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, it can be a virus, it can be a fungi, it can be a algae, it can be a protozoa. सो कोई भी हो सकता है, यू कैन नॉट डिफाइन कि बस बैक्टीरिया से ही डिजीज होती है. अभी हम नीचे यही पढ़ने वाले हैं, अलग अलग डिजीजेस बताऊंगी, एंड हर डिजीज में ये बताऊंगी कि कौन सी डिजीज में जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजा है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, क्या है, राइट? सो कुछ डिजीजेस आपको कॉमनली स्टडी करवाई जा रही है, जस्ट बिकॉज यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म is responsible for causing or hampering with your body organ system. Okay,
So we are going to start with the first disease called as typhoid, right? सबसे पहले टाइफाइड से शुरू करेंगे. ओके, सो टाइफाइड सबसे पहले इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, एक बैक्टीरिया करता है इसे, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस एंड देन हम हर पर्टिकुलर डिजीज की एक वीडियो देखेंगे ताकि यू गेट अ बेटर आइडिया, राइट? सबसे पहले टाइफाइड कौन करता है? इट्स अ बैक्टीरिया. नाम क्या है उसका? साल्मोनेला टाइफी. इट्स कॉल्ड एज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम. क्यों पैथोजेनिक बोल रहे हैं? जस्ट बिकॉज पैथोजन किसे कहते हैं? जो बीमारी करे. ये आपकी बॉडी में एंट्री करने के बाद बीमारी करता है. ओके, सो जब भी आप इससे कंटेमिनेटेड एक पर्टिकुलर खाना है, खाने की थाली है या फिर पानी है, उस पानी या खाने में जब भी इसका कंटेमिनेशन होगा, देन इट विल एंटर इनटू योर बॉडी एंड डायरेक्टली कहाँ इन्फेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले अटैक करेगा एंड देन वहां अटैक करने के बाद आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में भी जा सकता है, अलग अलग ऑर्गन्स में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड. आपकी बॉडी में ब्लड तो रेगुलरली सारी जगहों पे ट्रांसफर हो रहा है ना, ब्रेन से लेकर पैर के टो तक लगातार, और आपके यहाँ आपके में ब्लड सर्कुलेट होता चला जा रहा है. सो इन सच केसेस आपके स्टार्टिंग में इन्फेक्ट तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को करेगा, बट लेटर ऑन इट कैन माइग्रेट टू एनी ऑर्गन. सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आपको टाइफाइड आ गया तो सिम्टम्स क्या होंगे? आपको लगातार हाई फीवर रहता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर रहेगा. ऑब्वियसली फीवर रहता है तो थोड़ी सी थकान आ जाती है, तो वीकनेस. पेट में दर्द रहता है इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज आप ये देखिए इन्फेक्ट कौन से ऑर्गन को कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन से रिलेटेड है, तो पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहती है, ओवर द टाइम वीकनेस के साथ साथ भूख लगनी कम हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा सर दर्द भी रह सकता है. अगर बहुत ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड बहुत ज्यादा हाई लेवल हाई डिग्री हो रखा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रॉपरली परफोरेट कर चुका है बॉडी में, मतलब उस इंटेस्टाइन के ऑर्गन में प्रॉपरली वो इन परफोरेट कर चुका है, एंट्री कर चुका है, उसकी वजह से डेथ तक हो सकती है. सो टाइफाइड इवन समथिंग, टाइफाइड लोग ऐसे बोल देते हैं, इजीली बता देते हैं दैट कि टाइफाइड हो रखा है, बट टाइफाइड कैन बी डिजास्ट्रस, डायरेक्टली आपकी डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. इसलिए whenever you are suffering with a disease, never take it lightly. कोई भी परेशानी है, कभी भी परेशानी है, always consult a doctor. If you are very sure कि ठीक है it is going to go in some time, definitely go for it. But over the time हमेशा be very sure of it कि कोई परेशानी है, then consult a doctor. They are going to help you. नेवर 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 रिलाई ऑन ऑल दिस कि 10-10 दिन से बुखार है, 7-7 दिन से बुखार है, एंड यू आर नॉट इवन कंसर्न ऑफ इट. सडनली बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको पता भी नहीं चलेंगे, एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू अ डिजास्टर. सो बी वेरी श्योर, कंसल्ट अ डॉक्टर ऑलवेज इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स. सो ये सारी चीजें आपको बताई भी इसी वजह से जा रही है, जस्ट बिकॉज यू विल बी मच मोर अवेयर ऑफ दीज कॉमन डिजीजेस. आपको पता लग जाएगा ना कि कौन सी डिजीज में क्या परेशानी होती है. सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स जस्ट सी दैट वीडियो. ओके, नहीं ठीक है, द वीडियो इज गोइंग टू मेंशन द सेम थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट. एक देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज मैरी मिलन. ओके, सो मैरी मिलन के केस में उनको उनका निकनेम क्या रखा गया? टाइफाइड मेरी बोलते हैं उन्हें. दिस वाज अ क्लासिक केस ऑफ मेडिसिन. ऐसा क्यों बोलते हैं? टाइफाइड मेरी क्यों बोला गया उन्हें? जस्ट बिकॉज उन्हें टाइफाइड था और वो लगातार अपने कंटामिनेटेड हैंड से, अपने कंटामिनेटेड लगातार, मतलब वो खाना बनाती थी और उस खाने को खा के बाकी लोगों को भी टाइफाइड पहुंच रहा था, मतलब टाइफाइड ट्रांसफर हो रहा था. इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑब्वियसली. सो दैट्स वाई उनका नाम टाइफाइड मेरी रखा गया. मतलब मेडिसिन में उनके नाम से ये चीज पढ़ाई जाती है कि कंटामिनेशन कैसे ट्रांसफर करती रही वो अपने बनाए हुए खाने के थ्रू, एंड बाकी लोगों को भी टाइफाइड हो गया. सो दैट्स अ क्लासिकल केस. इसी तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी फैल सकती है. सो दैट इज व्हेन यू आर सफरिंग विद अ डिजीज एंड देन यू कंसल्ट अ डॉक्टर, उस केस में बस आप अपने आप को हेल्प नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो. अगर कोई डिजीज इन्फेक्शियस है तो अगर आपने डॉक्टर को दिखा दी तो आपकी वजह से वो दूसरों को नहीं होगी, आप क्योंकि ध्यान रखने लगोगे जस्ट बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इट नाउ. बट अगर आप इस चीज का ध्यान ही नहीं रख रहे हो तो मे बी देयर आर चांसेस कि डिजीज तो इन्फेक्शियस थी, एंड जैसे टाइफाइड मेरी सबको देती जा रही थी वो परेशानी, ऐसे आपकी वजह से भी किसी और को हो रही हो. सो always be very careful of your symptoms of anything that is happening around. Let's just see the video. I am going to give you a screen share. Let's see the video on typhoid. Whilst mostly eliminated in industrialized countries, typhoid remains one of the oldest global health concerns.
resulting in 12 million cases and 128,000 deaths each year. Typhoid disproportionately affects children and adolescents in low and middle-income countries. It causes them to miss school and is an economic burden on families due to medical and transport expenses and time lost from work to care for a sick child. Typhoid is caused by a bacterium called Salmonella typhi, which contaminates drinking water and enters the body via the intestines, spreading throughout. Spread of disease is exacerbated by antibiotic resistance and chronic salmonella carriers who don't know they're infected but perpetuate the infection cycle by contaminating the food chain. Virulence molecules such as typhoid toxin enable Salmonella typhi to evade the immune system, thus causing disease. Understanding how the virulence molecules work is vital to combating typhoid. Humphreys Lab have been looking at how typhoid toxin hijacks our cell biology. Typhoid toxin damages DNA and accelerates cellular aging via senescence, rendering human cells more susceptible to infection. Can the presence of senescence biomarkers increase the effectiveness of diagnostic surveillance to help control typhoid? By discovering how infection works, we'll be better placed to discover new strategies to control typhoid and eventually eliminate Salmonella typhi from the planet. So, इसमें तो थोड़ा सा डिटेल में बताया आपको, बेसिक आपको बता दिया कि टाइफाइड कैसे होता है, ऑब्वियसली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बैक्टीरिया का नाम बता दिया, सिम्टम्स आपको मैंने ही बताए थे, एंड देन ओवरऑल बस थोड़ा सा मतलब ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस बट ठीक है, इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे देखिए इसने बोला कि एग्जैक्टली टाइफाइड में होता क्या है, राइट? सो या इस डायग्राम में देखते हैं. सबसे पहले ये जो आपके पास सेल है, राइट, ये सेल है जहां से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द डायग्राम ए. सेल में फाइनली वो टॉक्सिन आया जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डीएनए जो है, उस पर्टिकुलर सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है, डीएनए काम करना खराब, मतलब डीएनए का जो काम है वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल मरने लगता है. उसकी वजह से फिर फाइनली जो प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जो वो डेड प्रोटीन्स रिलीज करेंगे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, उस इन्फेक्शन की वजह से, एंड दोज प्रोटीन्स उसकी वजह से बाकी सेल्स भी खराब होने लगेंगे. सो दिस इज हाउ पूरा का पूरा सेनेसेंस या डेथ जिसे बोलते हैं वो मतलब एक इन्फेक्शन से, जो टाइफाइड से इन्फेक्शन हुआ वो एक सेल से शुरू करके बाकी सारे सेल्स को मारना शुरू कर देगा. सो दिस इज हाउ टाइफाइड अकर्स. इसीलिए नो डिजीज, नॉट इवन अ सिंगल स्मॉलर डिजीज शुड नॉट, मतलब शुड बी टेकन एज इजीली, मतलब ऐसे प्रॉब्लम की तरह प्रॉब्लम को डील करना चाहिए रादर देन टेकिंग इट वेरी लाइटली, राइट? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम, बट डिजीज को कभी भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, राइट? दैट इज द मेन थिंग दैट वी वांट टू शेयर हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज निमोनिया. सो निमोनिया में क्या होता है, पहले मैं पढ़ाऊंगी एंड देन उसके बाद विल जस्ट सी द वीडियो ताकि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाए. सो निमोनिया के केस में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एज वेल एज निमोनिया करने के लिए एक और बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है कॉल्ड एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. यू कैन रीड इट हियर. इसमें इन्फेक्ट कौन सा ऑर्गन होता है? लंग्स. डायरेक्टली ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया आपके लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे. लंग्स में भी किस पर्टिकुलर एरिया को? एल्वियोलाई को. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट बट यस, क्लास 11th में आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर 2 लंग्स होती हैं एंड 2 लंग्स के अंदर यहाँ पे ब्रांचिंग होने के बाद यहाँ पे एयर सैक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होती है, ऑक्सीजन दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है. सो ये जो सैक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई, राइट? सो निमोनिया इन एल्वियोलाई को इफेक्ट करती है. ये जो एल्वियोलाई है इनके अंदर एक लिक्विड भर जाता है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है. ऑब्वियसली यहाँ पे गैस भरनी थी, यहाँ से CO2 ये सॉरी ऑक्सीजन ये बॉडी को दे देते हैं एंड बॉडी की CO2 ये यहाँ से ले जाते हैं बाहर, फिर आपके नाक से रिलीज हो जाती है. सो ये काम करने के लिए इनको बनाया गया है एंड देन ये काम ना करके इनके अंदर पूरा लिक्विड भर जाता है निमोनिया के अंदर, इन्फेक्टेड लिक्विड, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में तकलीफ होती है एंड देन फाइनली रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है. सो दिस इज हाउ निमोनिया अकर्स. सिम्टम्स, बुखार आएगा क्योंकि बॉडी इसको लड़ने की कोशिश करती है, बॉडी इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करती है, इसे फाइट करने की कोशिश करती है. सो बुखार आता है, ठंड लगती है, कफ हो सकता है, सर दर्द इज वेरी कॉमन, इसके अंदर हेडेक की चांसेस भी हैं.
बहुत सिवियर केस होने लगेगा अगर निमोनिया के आप बहुत हायर स्टेज पे हैं। सो उस केस में आपके लिप्स और आपके फिंगर के नेल्स ये थोड़े थोड़े ग्रे कलर के होने लगते हैं, ग्रे से हल्के से ब्लू कलर के। जस्ट बिकॉज आप अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका ब्लड उस तरीके से, मतलब आपका ब्लड इज नॉट दैट प्योर, सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन योर लिप्स एज वेल एज योर फिंगर नेल्स। होता कैसे कैसे कम्युनिकेबल है, ऑब्वियसली इन्फेक्शियस डिजीज है। तो किसी इंसान को अगर निमोनिया है एंड देन मान लीजिए उन्होंने आपके सामने कफ किया, कफ करा या स्नीज करा, और वो ड्रॉपलेट जैसे ही वो रिलीज हुए, वो ड्रॉपलेट्स की वजह से आप इन्फेक्ट हो सकते हो, या फिर आप उनके साथ खाना खा रहे हो, उनके साथ खाना शेयर कर रहे हो, सेम यूटेंसिल्स हैं, उसके थ्रू भी ये चीजें पास कर सकती हैं। निमोनिया डिटेक्ट कैसे किया जाता है? जनरली सबसे पहले एक चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे के अंदर आप निमोनिया डिटेक्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ द पैचेस, आपको रेस्पिरेटरी एरिया में पैचेस दिख जाएंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू सच डिटेल्स मच, बट आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू दैट चेस्ट एक्सरे के थ्रू ये डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड लेट्स जस्ट सी नाउ एन इंटरेस्टिंग वीडियो, ताकि आपको ये चीज ज्यादा बेटर याद रह पाए। सो लेट्स सी व्हाट इज निमोनिया। Pneumonia is a common infection of the lungs affecting mostly the microscopic air sacs, the alveoli. The function of the respiratory system is to exchange oxygen and carbon dioxide between the body and the environment. This process takes place in the alveoli of the lungs. Okay, I'm sorry for this. Inhaled oxygen moves from the alveoli into the blood in the capillaries, while carbon dioxide relocates from the blood to the alveoli to be exhaled out of the body. In people with pneumonia, these air sacs are filled with fluid or pus, hindering the gas exchange process, resulting in difficulty breathing and a cough reflex. Other symptoms may include chest pain, fever, chills, and confusion. Pneumonia is not a single disease. A large number of various organisms can cause pneumonia. Bacterial pneumonia is the most common, with Streptococcus pneumoniae being the main culprit. Viral pneumonia is more common in young children. A variety of viruses are implicated, with each of them predominating in different times of the year. Pneumonia commonly starts as an infection of the upper respiratory tract, a cold or flu, which then spreads to the lungs. The most common routes of transmission are through inhalation of contaminated aerosol droplets and aspiration of oral bacteria into the lungs. The setting in which pneumonia develops is important information as it helps to identify the source of the causative agent and hence the treatment approach. Generally, community-acquired pneumonia is less deadly of viruses. So we are going to stop here as well, just because इसके बाद फिर हम details में जा रहे हैं, which are not a part of the curriculum yet. So एक interesting part जो वीडियो के थ्रू पता लगी, pneumonia is not just a bacterial infection. सिर्फ बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होता, there are other organisms जिनकी वजह से निमोनिया हो सकता है. So बैक्टीरिया का तो आपको ऑलरेडी बता दिया, दोनों नाम बताए थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एज वेल एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. इसके अलावा क्लेमाइडोफिला न्यूमोनी भी इज वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट कॉजेज निमोनिया. देयर आर वायरसेस, एग्जाम्पल आपके सामने है, सी कोरोना वायरस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनी. आई बिलीव आज के टाइम में यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ केसेस जिनके केसेस में पीपल हैव बीन सफरिंग विद कोरोना एंड दे हैव ऑल्सो इवन पोस्ट रिकवरी, जब वो लोग ठीक भी हो गए कोरोना से, उनको निमोनिया की प्रॉब्लम हुई एंड दे हैव इवन सफर्ड डेथ बिकॉज ऑफ इट. So there are other organisms like mycoplasma, fungi, parasites. These are responsible for pneumonia as well. So we will return to our notes, and we are going to start with the another disease that's called as common cold. And we are going to just rest our notes here. अभी फिलहाल के लिए common cold पे खत्म करेंगे, and next class में we are going to go in a little detail. मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, and थोड़ा सा आपको उसमें लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगी कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म मलेरिया करता है वो बॉडी में कैसे एंट्री करता है और कहाँ इन्फेक्ट करता है प्रॉपर्ली. इस डायग्राम को स्टडी करेंगे जो इधर है, बट उससे पहले लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ ऑन कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड इज नॉट एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन. वायरस की वजह से होता है. दैट्स कॉल्ड एज द राइनो वायरस. कहाँ पे इन्फेक्ट करता है? इट इन्फेक्ट योर नोज एज वेल एज योर रेस्पिरेटरी पैसेज. जहां से आप लोग सांस लेते हैं, पूरा पैसेज जो है नाक से लेकर आपके पूरा जो थ्रोट में पैसेज मूव कर रहा है विंड पाइप का, एंड देन फाइनली लंग्स आती हैं, वहां तक बस उस पैसेज को, नोज को और पैसेज को इन्फेक्ट करता है. आपकी लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता कॉमन कोल्ड. देन
सिम्टम्स नेजल कंजेशन, ऑब्वियसली नेजल डिस्चार्ज चल जाता है उसकी वजह से, कफ होता है, सर दर्द होगा, थकान होती है। जब आप स्नीज करते हैं ना तो सेकंड्स के लिए, जितनी देर आपने स्नीज करा, जिस पर्टिकुलर टाइम में आपने, जिस मोमेंट में आपने स्नीज करा, उस सेकंड के लिए बस आपका हार्ट डोज मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए रुकता है। सो व्हेन यू स्नीज कंटिन्यूअसली, आपने एक साथ 10-11 छींक 10-11 बार छींक देते हैं, उस टाइम पे हार्ट लगातार उतने टाइम के लिए बंद होता है, तो देन यू फील वेरी टायर्ड, एकदम थकान होती है, जस्ट बिकॉज उतने टाइम वो फंक्शन नहीं करा। सो सच थिंग्स वुड अकर एज सिम्टम्स, एंड 3 से 7 दिन ये चलेगा। जनरली फैलता कैसे है? कॉमन कोल्ड इज वेरी नॉर्मल इन्फेक्शियस डिजीज है, सीधे सीधे फैल सकती है। अगर कोई सामने, आपके सामने इन्फेक्टेड इंडिविजुअल छींकता है एंड दोज ड्रॉपलेट्स एंटर योर बॉडी, तो डायरेक्टली आपको उसके थ्रू हो जाएगा। कोई इन्फेक्टेड, जैसे पेन है, इस पेन पे वो ड्रॉपलेट पड़ी हुई है एंड देन वो पेन आप भी यूज करते हैं, देन यू टच योर सेल्फ, दिस इन दैट, उसकी वजह से भी फैल जाएगा। कॉमन कोल्ड को चेक करने के लिए व्हाट्स द टेस्ट, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज, इट्स अ वेरी कॉमन वायरल इन्फेक्शन, जो फिजिकल एग्जाम के थ्रू ही आप पता लगा सकते हो बहुत इजीली। आपको सामने से किसी की रनिंग नोज दिखेगी, ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे, एंड बहुत ज्यादा सिवियरिटी नहीं दिखेगी, जस्ट बिकॉज कॉमन कोल्ड में आपका लंग्स इन्फेक्ट नहीं होती है, सो सिवियरिटी नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, तो उस केस में यू कैन से ओके, जस्ट बाय अ फिजिकल एग्जाम एज वेल एज अ सेल्फ चेक, you can say that yes, this person is suffering with common cold. So in the next class we are going to move forward towards malaria, and I'm going to hold this class till this particular disease only right now. So I hope to see all of you in the next lecture. If you have any doubts, do comment below this and try to reach out to me. I would be very happy to help, and let's see each other in the next class. Thank you.